बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी है। जर्मनी ने यूक्रेन के सैनिकों को होवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इसका वीडियो भी आया है और जर्मनी ने अपनी जमीन पर इस तोप को चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है। जर्मनी ने यूक्रेन को होवित्जर तोप की मदद लगातार उसकी ओर से कई तरीके की खेपें भी पहुंचाई जा रही हैं। और कल यानी सोमवार को 9 मई है और इस 9 मई की तारीख पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का ऐलान करेंगे, तो कोई कह रहा है कि पुतिन इस दिन यूक्रेन के खिलाफ नई युद्ध नीति का ऐलान करेंगे। को क्या होगा? मई को पुतिन क्या ऐलान करेंगे? 9 मई को यूक्रेन विजय दिवस मनाने का प्लान है। नौ मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फुल फ्लेज्ड जंग की घोषणा करेंगे। 9 मई तक पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। 9 मई को ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे। 9 मई कीव का किला धूल धूसरित होकर पुतिन के कदमों में लौट रहा होगा। 9 मई को बाइडेन भी यूक्रेन के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। 9 मई को नेटो देश भी कोई बड़ा फैसला करेंगे। कीव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हम लोग हैं और जब हम पोलैंड के बॉर्डर से सड़क के रास्ते जा रहे हैं तो इस तरह का मंजर हमें हर तरफ नजर आ रहा है। टोकरी भर सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही है वो हिला देने वाली है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच राजधानी कीव ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े शहरों में कब्जे को लेकर जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के बड़े शहरों में रूस की सेना लगातार अपने मिसाइल हमले कर रही है। इस बीच कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। और 72 दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है और हां, युद्ध में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह जरूर हो गए हैं और तबाही का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों कीव, खार्किव, लीव, चेर्निव, ओदेसा और मारियोपोल तबाह कर दिए गए हैं। इन शहरों पर हमलों का क्या असर हुआ है, इसे देखने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। इन शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों और सरकारी दफ्तरों को इस तरह तहस नहस कर दिया गया है कि फिर से उसे बसाने और बनाने में सालों लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं। हालांकि इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि युद्ध में किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओदेसा में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आए हथियारों की खेप को रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया है। शहर के कई हवाई अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं। और जहां अभी तक रूस की तरफ से सेना का हौसला बढ़ाने के लिए परमाणु बम की धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुतिन ने अब युद्ध नीति बदल दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर इसीलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियार चालकों को युद्ध के शुरुआत से ही हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया था। उनके सैनिक पूरे जोश और खरोश के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены. В районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово.
В городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневой Николаевской области хранилища топлива для украинской военной. हालांकि अब रूस की ओर से बयान दिया जा रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह का परमाणु हमला नहीं करेंगे। परमाणु हमले की बात नेटो देश जानबूझकर रूस को बदनाम करने के लिए फैला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बता रही है वो इसकी तस्दीक नहीं करती। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों के आश्वासन पर युद्ध को खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और सच तो ये है कि कोई भी देश रूस की सामरिक शक्ति को जानते हुए अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहता। इसीलिए गंभीर नुकसान झेलने के बावजूद ज़ेलेंस्की का देश जल रहा है। और 9 मई के बाद ये जलन और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 9 मई की तारीख रूस के लिए युद्ध में विजय का प्रतीक है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया की निगाह 9 मई पर लगी क्यों है। और 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की तैयारियों को देखकर यूएन की परेशानी भी अब बढ़ गई है, क्योंकि इस बार की परेड में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले एक दशक से नहीं हुआ। इस तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। लेकिन रूस की तरफ से 9 मई की तारीख को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। हाँ, मॉस्को में रूसी फौज सड़कों पर विक्ट्री डे का रिहर्सल जरूर कर रही है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। If you read the Western mainstream media and listen to the Western Ukrainian politicians, you will have in your mind more or less the following picture of what is happening in Ukraine. Russia, jealous of its neighbor's success and prospects to become a member of the European Union and the part of a free civilized world, launched a full-scale invasion against this country. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान II-80 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पुतिन 9 मई को प्रलय की एक नई पटकथा लिख सकते हैं। हुर्रा! और विक्ट्री डे पर जहां पूरा रूस जश्न में डूबा होगा, वहीं 9 मई को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की का प्लान रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने का है। के 9 मई के विक्ट्री डे के पहले ही यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले 2 दिनों में रूसी हमले और तेज हो सकते हैं। रूसी सेना ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर हर तरफ हमें नजर आ रहा है। ये बिखरा हुआ मलबा ये कहानी बयां करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब रूस ने बम गिराया था उसके बाद क्या हालात हुए होंगे। यहाँ पर सामान सारा जला हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। फोम है यहाँ पर, और जानकारी ये मिली है कि ये कंपनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक गुड्स की, जिसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। सिर्फ मलबा है और ऐसी एक जगह नहीं है। आप होकर गुजरेंगे पोलैंड के बॉर्डर से, जब आप कीव की तरफ आते हैं सड़क के रास्ते, तो इस तरह के मंजर आपको हर जगह नजर आएगा। ये बर्बादी की दास्तां बयां करती है। इस मलबे के साथ ही लोगों के सपने, अपने सब कुछ दूर हो गए।
हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज न किया जाए। चूंकि रूसी सैनिक विजय दिवस तक युद्ध में किसी भी बड़ी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते, ऐसे में इन दिनों यूक्रेन के शहरों में बड़े पैमाने पर गोलाबारी का खतरा है। ओडेसा में 9 मई को पूरे दिन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी है। उधर लातविया में मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। मतलब 9 मई को विजय दिवस तो रूस मनाएगा, लेकिन उस पर नजर पूरी दुनिया की होगी, क्योंकि अब की बार का विजय दिवस यूक्रेन जंग के बीच मनाया जा रहा है। वो जंग जिसका 2 महीने बाद भी हासिल सिफर है, बावजूद इसके कि रूस की सेना का यूक्रेन की सेना से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अमेरिका और यूरोप से आने वाले हथियारों की खेप की बदौलत ज़ेलेंस्की पुतिन को अब भी करारा जवाब दे रहे हैं। जिस टैंक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रूस का टैंक है जो कि यूक्रेन की सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हम लगभग कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। भले ही यूक्रेन की सेना संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से रूस की सेना से कमजोर है, लेकिन डटकर मुकाबला कर रही है। और ये देखिए, ये निशान है, ये टैंक इस बात का सबूत है कि किस तरीके से रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरी तरीके से ये जल चुका है और यहाँ पर इसके अंदर ये मलबा भी आप देख सकते हैं। और इस टैंक को यहाँ से हटाया नहीं गया है। जो भी लोग यहाँ से आते हैं, कीव की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और जो यूक्रेन की सेना इस वक्त जंग के मैदान में डटी हुई है, हौसला अफजाई करते हैं कि जगह जगह इस तरह के टैंक आपको नजर आएंगे जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की एक और खेप भेजने पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और रडार प्रणाली के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने को मंजूरी दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि नए खर्च का मतलब है कि उनका प्रशासन वो राशि लगभग दे चुका है जो अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च में यूक्रेन की मदद के लिए अधिकृत की थी। इतना ही नहीं, बाइडेन ने सांसदों से $33 अरब से ज्यादा की सहायता राशि को जल्द मंजूरी देने की भी अपील की है, जो सितंबर के अंत तक चलेगी। नई मदद के तहत यूक्रेन को 155 mm के 25,000 गोले, जैमर, फील्ड उपकरण और अतिरिक्त कलपुर्जे भेजे जाएंगे। इसका मतलब है कि कम से कम बाइडेन के दिमाग में बात साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी लंबा खींचेगा, लेकिन पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या है वो सिर्फ 9 मई की तारीख ही बताएगी। इस बीच यूक्रेन पुतिन के बारूद से तबाह हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं दिखती कि पुतिन ने कसम खाई है कि जब तक ज़ेलेंस्की को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बीच में चाहे अमेरिका आए या पूरा यूरोप। और कानपुर में अवैध निर्माण ढाने गई टीम पर पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। लोगों का आरोप है कि एक नेता के इशारे पर रजिस्ट्री कराने के बावजूद उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मथुरा में यमुना पार इलाके में 9.5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बनी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बागपत में चमड़ा गलाने वाली अवैध भट्टियों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। एनजीटी के आदेश पर 2 दर्जन से ज्यादा चमड़ा गलाने की भट्टियों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई सुबह 11 बजे तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने कहा कि 10 मई सुबह 11 बजे तक हम बग्गा को गिरफ्तार नहीं करेंगे और हमारे पास मोहाली अदालत का वारंट 23 मई तक तामील करने का आदेश है। मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया था, साथ ही बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। और कोर्ट से मिली राहत के बाद बग्गा के पिता ने खुशी जताई। तजिंदर के पिता ने कहा कि पंजाब सरकार उनको लगातार किसी न किसी मामले में घसीटने की कोशिश करेगी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। ये कल घटनाक्रम हुआ और आज एक नहीं 2 वारंट निकल गए। ये क्या दर्शाते हैं? ये क्या दर्शाते हैं? ये केजरीवाल की मानसिकता दर्शाते हैं।
कि किसी भी तरह इसे घींच के खसीट के ले आओ, समझे ना। आपके पास नियम कानून है तो दूसरों के पास भी नियम कानून है। रास्ता चोर सिपाही का ये चलता रहेगा। अभी वो फिर से कोई ना कोई नया दाव खेलेगा, नया से नया मुकदमा डालने की कोशिश करेगा। आगे क्या जो होगा, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। और उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बग्गा को मिली राहत के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर जो सोचते हैं कि देश को अपनी अराजकता की सोच से चला लेंगे। ये उनको समझना चाहिए कि देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अरविंद केजरीवाल के विम्स एंड फैंसी से। उनकी मर्जी से नहीं, उनकी अराजकता की सोच से नहीं चलेगा। ये बात भगवंत मान जी को समझना चाहिए। पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब के जो वकील है सरकार के, उनको लगा दिया सिर्फ एक तेंदुर बग्गा के खिलाफ। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। वहाँ पर रोज एक मर्डर हो रहा है। वहाँ पर खालिस्तानी सोच के लोग वापस अपना सिर उठा रहे हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हुए बार बार ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कभी और जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में भीषण आग लगी। झारखंड में जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि गैस पाइप में रिसाव होने की वजह से वहां आग लगी थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पंजाब के मोहाली जिला परिषद चेयरपर्सन के पति ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी गाड़ी सीधे भाखड़ा नहर में गिरा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 73वां दिन हो चला है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की तरफ से 6 मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। यूक्रेन ने कहा कि ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई हैं और इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि 2 रॉकेट ओडेसा हवाई अड्डे के रनवे से भी टकरा गए हैं। तो ऐसे में ओडेसा में जो तबाही इस वक्त रूस ने की है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया है। रिहायशी इलाका है जिसको टारगेट किया गया है और ओडेसा जो कि ब्लैक सी के पास भी है, काला सागर के पास भी, और कई सारे पोर्ट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण रणनीतिक पोर्ट्स युद्ध के लिहाज से हैं और इसी वजह से रूस इन तमाम क्षेत्रों को तबाह करना चाहता है ताकि इसका सीधा असर ज़ेलेंस्की पर पड़े, यूक्रेन की सेना पर पड़े। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 चचेरे भाइयों में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों में जमकर मारपीट हुई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग तक कर दी, जिसमें एक आदमी गोली लगने से घायल हो गया। मुंबई में एनसीबी की टीम ने अंधेरी इलाके में छापेमारी कर करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। इस मामले में मुंबई और ठाणे के कई ड्रग सप्लायरों और कुरियर कंपनी के दफ्तरों में रेड की गई। असम के गुवाहाटी में जंगली भैंसे ने जमकर कोहराम मचाया। जंगल से आए इस भैंसे ने एक शख्स पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, इसने कई गाड़ियां समेत कई सामानों को तहस नहस कर दिया। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी है। जर्मनी ने यूक्रेन के सैनिकों को होवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और इसका वीडियो भी उनकी ओर से जारी किया गया है। जर्मनी ने अपनी जमीन पर इस तोप को चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी है और जर्मनी ने यूक्रेन को होवित्जर तोप की मदद भी लगातार पहुंचाई है। तो ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जर्मनी के जो लड़ाके हैं वो यूक्रेन के लड़ाकों को इस तोप चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड में रूस के एक जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया है। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन जंग शुरू होते ही रूस की फौज ने इस पर कब्जा जमा लिया था और इसके बाद से स्नेक आइलैंड रूस और यूक्रेन की सेनाओं के लिए जंग का मैदान बन गया। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी जहाज को उड़ाने के दावे किए। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें काला सागर में रूसी जंगी जहाज पर ड्रोन से निशाना साधा गया। जहाज पर बम गिराते हुए वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद रूसी जहाज से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और यही नहीं, काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखा। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्ताश TB2 से किया गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में बायरक्ताश TB2 ड्रोन से जमीन पर मौजूद रूस के और ठिकाने को उड़ा दिया गया। हमले के बाद वहां भी आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया।
और रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन में जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राजधानी कीव में युद्ध के बीच वहां के लोगों का बड़ा हौसला दिखा और कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया है। इस रेस्टोरेंट को खोलने का मकसद युद्ध के भय को दूर करना बताया जा रहा है। रेस्टोरेंट खुलने के बाद लोग पहले की तरह दोबारा आने लगे हैं और कीव से रूस की सेना के हटने के बाद धीरे धीरे लोगों का जीवन सामान्य हो रहा है। और वहीं 70 से ज्यादा दिनों से जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस का एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा किया है और रूसी सेना पर यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इसका एक वीडियो जारी किया। और उस वीडियो में यूक्रेन की सेना आसमान से एक इमारत को मिसाइल दागकर तबाह करती दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि जिस इमारत को उड़ाया गया उसमें रूस का ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम रखा था, जिसे मिसाइल से निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। इमारत पर मिसाइल के गिरने के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आसमान से लिए गए वीडियो में धमाके के बाद वहां आग का बवंडर और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और जब धुएं और धूल का गुबार छटा तो पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। और युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना लगातार रूस के हथियारों पर कब्जा करती हुई दिख रही है। एक बार फिर से रूस के एक टैंक पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा किया। खार्किव में रूस के T-72 टैंक पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन का दावा है कि इस टैंक में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वैसे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और ये रूस का टैंक आप देख रहे हैं जिस पर यूक्रेन की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इस बीच यूक्रेन की 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस के ऊपर हमला बोला है और रूस के गोला बारूद पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया गया है। बड़ा दावा यहां पर रूस की ओर से। और देखिए ये अटैक जो किया गया, यहां पर रूसी सैनिकों के इस काफिले पर अटैक किया गया है और हमले में इसको नष्ट कर दिया गया है। दरअसल रूस के गोला बारूद इसमें भरे हुए थे इस टैंक के भीतर और ऐसे में यूक्रेन की सेना ने इसको चिन्हित कर इसको नष्ट कर दिया है ताकि ज्यादा नुकसान रूस की सेना यूक्रेन की सेना को ना पहुंचा पाए। ऐसे में रूस का एक टैंक तबाह होता हुआ इस वक्त आप साफ देख रहे हैं। और जंग में यूक्रेन के सैनिक कहीं से भी रूस से पीछे नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड ने रूस के T-72 टैंक को आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। किस तरीके से मोर्चा वहां पर संभाले हुई है यूक्रेन की सेना। लगातार मुंहतोड़ जवाब रूस की सेना को दिया जा रहा है और इस हमले के बाद वहां से कई सैनिक भागते हुए भी साफ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। ये टैंक को तबाह करने का वीडियो सामने आया है। रूस का ये टैंक बताया जा रहा है और यूक्रेन की सेना ने इसको ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और लगातार इसी तरीके से कई सारे टारगेट कर रूस के टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को लगातार तबाह कर रही है यूक्रेन की सेना। और उधर यूक्रेन के जापोरिजिया शहर में सेना की मदद के लिए वहां के लोग हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि पिछले 74 दिनों से यूक्रेन की सेना अलग अलग मोर्चों पर पुतिन की सेना के साथ जंग लड़ रही है और कई शहरों पर तो रूसी फौज का कब्जा तक हो चुका है। यही वजह है कि रूस की सेना से जापोरिजिया को बचाने के लिए वहां के लोग अपनी सेना की मदद में जुट गए। शहर से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान में कई लोग सेना के लिए हथियार और जंग में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान बनाते दिखे। कोई हथियार बनाने के लिए मशीन से लोहे की पाइप काटता दिखा तो कोई हथियार को मशीन से आखिरी टच देता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही हो। मकान के एक दूसरे हिस्से में कुछ लोग सेना के लिए जंग में इस्तेमाल होने वाला स्टील का जाल बनाते दिखे, जबकि इसी तरह कुछ महिलाएं सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार करती दिखाई दी, ताकि इनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना का मुकाबला कर सकें और हर मोर्चे पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकें। और बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बग्गा ने कहा कि वो रुकेंगे नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि कानून सही है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। पंजाब में बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन के यहां सीबीआई ने छापेमारी की। विधायक पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।
और युद्ध में यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस के एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने इसका वीडियो भी जारी किया है और यूक्रेन ने दावा किया है कि इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को उसकी 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने मोर्टार से उड़ा दिया है, जिसका वीडियो जारी किया गया है और मोर्टार से उसको उड़ाया गया है। युद्ध में यूक्रेन की सेना का ये पलटवार समझा जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है रूस की सेना द्वारा, जहां से भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए रूस की सेना यूक्रेन की सेना को, तो लगातार यूक्रेन की सेना भी चप्पे चप्पे पर डटी हुई है और कोशिश उसकी ओर से यही है कि किसी भी तरीके की तबाही ना फैला पाए रूस की सेना। तो ऐसे में लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये टैंक यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ आप देख रहे हैं। मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है और लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, ये जंग जारी है। और रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन की जगह जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। राजधानी कीव में युद्ध के बीच वहां के लोगों का बड़ा हौसला दिखा और कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया है। इस रेस्टोरेंट खोलने का मकसद युद्ध के भय को दूर करना बताया जा रहा है और रेस्टोरेंट खुलने के बाद लोग पहले की तरह दोबारा आने लगे हैं। कीव से रूस की सेना के हटने के बाद धीरे धीरे लोगों का जीवन अब सामान्य होता नजर आ रहा है। किया कि जल्द ही रूस को जंग के लिए हथियारों के लाले पड़ सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रैडिकन ने दावा किया कि रूस के पास मिसाइलों की भारी कमी हो गई है और इसका असर यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमले में दिखना शुरू हो गया। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रैडिकन का दावा है कि पिछले दिनों रूसी सेना को सप्लाई होने वाले हथियार उन्हें समय पर नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमले की धार कमजोर पड़ गई। हालांकि ये दावा ब्रिटेन का है, जो यूक्रेन को शुरुआत से हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा है, इसलिए कि जंग में जेलेंस्की कमजोर ना हो और युद्ध लंबा खिंचता रहे, इसलिए भी कि इससे रूस के आर्थिक के साथ साथ सैन्य ताकत का भी नुकसान हो। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि जंग की शुरुआत में जितनी तेजी से मिसाइलें और बमों की बारिश की जा रही थी, अब रूस के हमले में वो तेजी नहीं देखी जा रही। मतलब ये नहीं कि जंग जीतने के लिए रूस जल्दबाजी में नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन को युद्ध के लंबा खिंचने का अंदाजा नहीं था, इसलिए शुरुआत में ही पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत से यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन जब रूस को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसने जंग की रणनीति में बदलाव कर दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूसी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई में रुकावट आ रही है और दावा तो यह भी है कि रूस में बैठे सेना के कई अधिकारी जंग में अब तक जीत हासिल नहीं होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इसके साथ पुतिन ने हथियारों की कमी को तुरंत दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का भी निर्देश दिया। उधर यूक्रेन जंग के बीच ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नेटो पर भड़क गए। इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यही नहीं, पोप फ्रांसिस ने तो यहां तक कह दिया कि नेटो ने ही रूस को इस युद्ध के लिए भड़काया। उनके मुताबिक नेटो से जुड़े देश अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस के दरवाजे तक पहुंचे, जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि रूस ने युद्ध करने की ठान ली। पोप फ्रांसिस यही नहीं रुके, उन्होंने नेटो पर रूस को उकसाने के बाद पीछे हटने का भी आरोप लगाया। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु का साफ मानना है कि नेटो की इस गलती की सजा यूक्रेन को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने युद्ध के पीछे हथियार कारोबारियों के मुनाफे का खेल होने की भी बात कही। पोप ने यह गंभीर आरोप लगाया कि युद्ध की आड़ में खतरनाक हथियारों तक का टेस्ट हो रहा है, यानी अपनी ताकत को बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़। हालांकि पोप ने अपने इस इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार दे रहे देशों पर भी चुप्पी साधे रहे। वहीं दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन की जंग को धर्म युद्ध बना दिया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई ईसाई समुदाय के 2 गुटों के बीच की दूरी बढ़ा रही है और ये 2 गुट हैं रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय और रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय। वैसे पश्चिमी देशों के रोमन कैथोलिक ईसाइयों और रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों में कभी नहीं बनी, लेकिन यूक्रेन की जंग ने इस खाई को और गहरा कर दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा कि यूक्रेन पर हमले की एक बड़ी वजह है वहां के ऑर्थोडॉक्स ईसाई, क्योंकि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों देश करीब 1000 साल से एक ही धार्मिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तीनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है।
रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु और मॉस्को के मुख्य पादरी किरिल तोल खुलकर पुतिन का साथ दे चुके हैं और कह चुके हैं कि यूक्रेन में रूस की लड़ाई बाहरी ताकतों से है। मतलब बिशप किरिल पुतिन के साथ खड़े हैं, जिसका कैथोलिक ईसाइयों ने विरोध किया। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के पोप फ्रांसिस ने तो ये तक बोल दिया कि बिशप किरिल पुतिन के ऑल्टर बॉय न बने, मतलब ये कि वो पुतिन की तरफ से न बोलें, जिसके बाद कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बीच ठन गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन जेलेंस्की के यहूदी समुदाय का होने का हवाला देकर हमले को जायज ठहरा रहे हैं और धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन दोनों देशों में एक ही धर्म के ज्यादा लोग होने को हमले की वजह बताना चाहते हैं। 70 दिन से भी ज्यादा वक्त से चल रही जंग को जीतने के लिए रूस अब अपने और भी खतरनाक हथियारों को मैदान में उतार रहा है। यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए रूस के ये घातक हथियार दिन रात वहां की जमीन पर गरज रहे हैं। रूस ने इस बार अपने एक और खतरनाक टैंक को यूक्रेन पर वार करने के लिए तैनात कर दिया। मस्ता एस नाम का यह टैंक सोवियत संघ के दौर का बताया गया, जिससे रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोला। और रूस की सेना ने अपने इस घातक हथियार की मारक क्षमता दिखाते हुए इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ खड़े कई मस्ता एस टैंक एक दिशा की तरफ जोरदार हमला बोलते दिखाई दिए। पहले एक टैंक ने गोला दागा और गोला छूटते ही उस टैंक के अंदर तेज हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद उसके बगल में खड़े दूसरे टैंक ने भी फायर कर दिया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके सभी टैंकों से गोले छोड़े गए। रूस की तरफ से जारी वीडियो में हमले से पहले रूस के सैनिकों की पूरी तैयारी को भी दिखाया गया। रूसी सैनिक गरजते हुए मस्ता एस को लेकर एक इलाके में पहुंचे। इसके बाद टैंक को हमले के लिए तैयार किया गया और काम पूरा होते ही उसमें गोला लोड करने के बाद हमला शुरू कर दिया गया। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचने का दावा किया। ऐसा लग रहा है कि रूस लंबी खिंच रही इस जंग को जल्द खत्म करना भी चाहता है। तभी तो उसने एक के बाद एक अपने कई खतरनाक टैंकों को यूक्रेन की सेना पर वार करने के लिए युद्ध में उतार दिया, जिसमें उसका एक और खूंखार और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमले के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों में भी हमला किया है और कीव की मेयर ने वीडियो जारी किया, जिसमें कीव शहर के कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। कीव में कई इमारतें मिसाइल अटैक के बाद खंडहर बन चुकी हैं। तस्वीरें लगातार सामने वहां से आ रही हैं और कीव में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। ये कीव का रिहायशी इलाका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें बीच से टूटी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इन पर मिसाइल से हमला किया गया है। इनको नेस्तनाबूद करने की साजिश रूस की ओर से रची गई और लगातार आसमानी हमले में ये तमाम रिहायशी इलाके ध्वस्त हो गए हैं।